तो चलो मजबूरी से शुरू करते हैं अपने। देखो, मजबूरी मनु भंडारी जी ने लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मजबूरी किसने लिखा है? मनु भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। अब मजबूरी जो चैप्टर है हम लोग का, उसमें बेसिकली क्या दिखाएगा? ऑब्वियसली हम लोग सबको पता है, मजबूरी ही दिखाएगा, राइट। मजबूरी का मतलब क्या होता है? लाचारी। कुछ ऐसा चीज जो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बट हम लोग चाह के भी उसको रोक नहीं पा रहे, वो है मजबूरी। तो यहाँ पे एक मेन इंसान जो है वो है बूढ़ी अम्मा। देखो पढ़ाते हैं। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पहनाओ में सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाओ में सोने की मोहर। बेसिकली एक लोरी है। बूढ़ी अम्मा अपने पोते के लिए गा रही है। पोते को ये बेटू को बोलती है। तो बोले कोई भी बेटू को खिलाएगा ना तो मैं उसको सोने का घड़ी दे दूंगी। घड़ी तो तुमको पता है। फिर बोलते कोई भी बेटू को खिलाएगा या कुछ भी करेगा, खिलाएगा या उसके साथ खेलेगा जो भी, तो उसको मैं दिलाऊंगी सोने की मोहर, मतलब सोने का सिक्का। आउट ऑफ लव ये सब लोरी होता है, बूढ़ी अम्मा लोग गाती है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, बूढ़ी अम्मा जोर जोर से लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। गांव का जो घर होता है अपने तो पोछा मार लेता है, उनका यूजुअली मिट्टी पे पोछा होता है। लाल मिट्टी को लीपना, ठीक है, जमीन पे, वो फ्रेश हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकल के उनके चेहरे पर लटक आई थी। माने घोंसला क्यों? क्योंकि वो एकदम ही अपना ध्यान रखना भूल गई थी। इतनी मगन हो गई है अपने बच्चों में, पोते जो आने वाले, इसका इंतजार करिए पोता का। तो इतनी मगन हो गई कि घोंसला हो गया उसका, बाल कोम वोम नहीं कर रखी है, और एक मोटा सा लट सामने का बाल ऐसे आके निकल के रखा है चेहरे पे। और उनके हिलते हुए सिर के साथ हिल हिलकर मानो लोरी पर ताल ठोक रही, और माने ये गा रही है और साथ में नाच भी रही। बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा, ये काम वाली बाई का नाम है नर्मदा, याद रखना, ने जब यह देखा तो हैरत होप में आ गई। बोली अम्मा यह क्या हो रहा है? कल तो गठियों में जुड़ी पड़ी थी। माने कल तो गठियों माने नी पेन, जॉइंट पेन बेसिकली। कल तो जॉइंट पेन में तुम्हारा दर्द था, उठ नहीं पा रही थी। दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी। सुध माने होश नहीं था तुमको अपने पूरे शरीर का। और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। माने इतना सर्दी है, मिट्टी तुम लीप रही हो जमीन पे। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर से बोली बेटू मेरा आवेगा। माने वो क्यों कर रही है? बोल रहे अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने गा रही है बेटू मेरा आएगा, माने पोता। बेटू माने पोता। ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल। नर्मदा बोली। जो मेड है वो बोली कि अच्छा, आपका बेटा रामेश्वर है, ये बेटा का नाम है, पोता का नाम है इस बेटू। तो यहाँ पे बोले रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं क्या कल? ऐसे मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली कि नहीं, वो दौड़ा आएगा। माने बूढ़ी अम्मा को बहुत ट्रस्ट है कि मेरा बेटा हमेशा छुट्टी में मेरे पास दौड़ा आता है। तो ये अपनी मेड को बता रही है कि मैं तुम्हें तो बोली थी ना, मेरे बेटे को छुट्टी मिलते ही क्या होगा, वो दौड़ा चला आएगा। एक सेकेंड। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। माने माँ के लिए मेरा बच्चा मरा जाता है, इतना बड़ा हो गया, फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी, अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू, माने अपने बेटे को मैं गोदी में नहीं सुला के तो बेटे के बेटे माने बेटू को सुलाऊंगी। और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एक काम का ख्याल आ जाने से बोली ले रे, मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर के आंगन में मांड दे। जैसे अपने स्वास्थ्य या होली दिवाली में चिन्नी बनाते हैं, वही है, खड़िया से बनाते हैं, वो अपने गीला कर लेते हैं, फिर उसको चूना वूना से बनता है बेसिकली, फिर दीवार पे लगाते हैं। तो ये मेड को बोली कि देखो मैंने आधा काम कर लिया है, और तुम क्या करो, ये अपना बाहर दरवाजे के बाहर ऐसे चिनपिन बना। बस ऐसे मारना कि सब देखते रह जाए। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं ही मार लेती। बोलते मैं ही मार लेती, डेकोर कर लेती, बट मेरा हाथ कांपता है तो मेरे से नहीं मरता है, इसीलिए तुम ही मान। ऐसे करके उसने कहा। ठीक है, एक बार इतना देखो फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में आए। फटाफट इतना देखो, एकदम क्लियर है कि नहीं? हम लाइक सारा चैप्टर एक बार वापस कर रहे हैं। ठीक है, देखो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है। नर्मदा को खड़ियों के काम में लगाकर फिर गाने गाने लग गई। आओ रे चिड़िया चुप करो, पेटू ऊपर राई नून करो। नजर उतारने के लिए राई नून यूज होता है, तो ऐसे बोल रहे गिलोरी गा रही कि बेटा के ऊपर राई नून करो, उसको नजर नहीं लग जाए। नून करो नून करो। मैं तो भूल ही गई क्या है इससे आगे, माने लोरी का लाइन से भूल गई, इससे आगे क्या गाओ। रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी। माने जब रामेश्वर बच्चा था तो मुझे तो बहुत सारी लोरी आती, बट अब अम्मा भी बूढ़ी हो गई है तो लोरी भी याद नहीं है।
उसके बाद तो छोटा बच्चा एक घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था, बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा। अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में, और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बिन्ने बिगड़ने लगे। माने होता ना मम्मी, जो मदर का एक फीलिंग होता है, नहीं होता है, मदर इन दी सेंस, समझ रहे, जब कोई माँ बनती है तो उसका पूरा जो भी चीज है, जो भी वक्त है, अपने बच्चे के आसपास रहता है, बच्चे का ही जो बचपन है सारा मेमोरीज में बसा के रखती है। तो यहाँ पे भी अम्मा को अपने बच्चे का छोटा छोटा याद आने लग गया। उसकी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गई, पहले बेटू बहू लेकर आई थी तब 2 महीने का था, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 महीना जब था बच्चा, 2 महीना का था तब वो फर्स्ट टाइम आया था यहाँ। बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था, और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर देखता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है, ये यूजुअली रहता ही है। अगर तुम माने कोई पापा की जो मम्मी होती है, बेसिकली दे प्रेफर प्रेफर क्या दे से यूजुअली ऐसे ही सुना जाता है कि मेरे बेटे के ऊपर ही बच्चा गया, ये ऐसा होता है, मम्मी लोग को अपने बेटे पे ही दिखता है बच्चा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बच्चा है। अब तो खुद देखा, देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा, नापता फिरेगा माने घूमेगा खेलेगा, बड़ा हो गया। और वे हंस पड़ी, कल्पना कर करके देखो। इन सब कल्पनाओं से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों के जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह ही उनके मुंह से निकल गई, क्योंकि ज्वाइंट में पेन है ना नीज में, तो उठ नहीं पा रही है। उठने का कोशिश करे तो एक आ करके आवाज आया। वे उठ नहीं पाए तो बड़ी कातर स्वर में बोली, माने एकदम डरे हुए स्वर में, अरे नर्मदा मुझे जरा उठा दे, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए हैं, मतलब वापस पेन हो जाएगा तो कैसे अपने बच्चे के लोग के साथ खेलेगी। तो एकदम डरे हुए वैसे, जुड़ेंगे तो सही, माने दर्द तो होगा ही। मेड बोली, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो, बेटे बहू आ रहे हैं, ऐसे क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं, माने कोई नया बात थोड़ी ना है, बेटे बहू तो सबके घर आते हैं, तुम इतना क्यों उछल रही हो। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाया और खटिया पर लेटा दिया बिस्तर। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटू आ रहा है और मैं आंगन भी ना लेपूं, माने रीजन दे रही है 3 साल बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, सर्कल, कितने साल बाद आ रहे, 3 साल बाद। बच्चा कितने महीने का था, 2 महीने का था। 3 बरस बाद आ रहे तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको मोह माया नहीं है, माने तुम्हारा बच्चा इतना बदमाश है, अपने माँ से 3 साल बाद मिलने आ रहा है तो उनको तुम्हारे लिए कोई मोह माया नहीं है, ऐसे बता रही है। माने एक्चुअल में तो क्या करिए, रियलिटी फेस करा रही है। माँ समझ के भी नहीं समझती है, राइट, कि नहीं मेरा बेटा को टाइम नहीं मिला होगा, ऐसे सोच रही है। बट असल में उसको भी पता है कि मोह माया नहीं है, बट माँ ये समझना नहीं चाह रही है। जो जो नर्मदा है वो उसको क्या करिए, रियलिटी फेस कर। तुम यो ही मरी जाती हो उसके पीछे, किसके पीछे, रामेश्वर के पीछे, जो उसका बच्चे का नाम है। तुम तो ऐसे ही मरी जा रही हो, बट उसको कोई मुंह माया नहीं है, ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो अपना ये हुआ, एक बार जल्दी देखो इस पेज को भी, फटाफट एक ग्लांस देख लो। फिर देखो गाइस, देखो नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, माने माँ बच्चे के लिए कुछ सुन नहीं पा रही है अपने बेटे के लिए। यह तो मैं ही जानती हूँ कि 3 3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके कैसे बीतते हैं, पर क्या करे, नौकरी है तो नौकरी है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को ये नौकरी करके परदेश नहीं दुरा देती। सोचो, खुद को फॉर दे दे कि मेरे पास पैसा होता तो बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता। और उनके कुछ क्षण पहले पुलकित चेहरे पर मायूसी मायूसी छा गई, आंखें अनायसी डबडबाई। अनायस माने बिना कारण। गाइस, ये जो कोट्स में वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरे पास पैसा होता तो बेटा को भेजती नहीं। क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, कि उससे क्या पता चलता है, माँ का भावना, फिर वो कहाँ चला गया, बहुत सारे ऐसे रेफरेंस आ सकते। नर्मदा यहाँ बरसों के से काम करती है, अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है। मैंने, नर्मदा कोई मेड, नॉर्मल मेड नहीं है, बरसों से होते तो एक हो जाता है ना, अपने घर का हिस्सा हो जाती है मेड लोग भी, वैसी थी। तो अम्मा से वो प्यार भी करती थी, रेस्पेक्ट भी करती, पर बेटे के प्रसंग को लेकर जब जब तक उनका दिल दुखा दिया करती। बट जब जब बेटे का टॉपिक आता था तो जो मेड है उससे रहा नहीं जाता था, वो तब तक कुछ ना कुछ बुरा बोलती थी, और माँ को बुरा फील होता था। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप हो गई। इसका मतलब क्या, यूजुअली वो और बातें सुनाती है, बट आज जैसे तरस खा गई, और ज्यादा कुछ बच्चे का बुराई नहीं। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। जब वह जाने लगी तो ना चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वालिक को कहती जाना कि कल जल्दी दूध दे जाए, और अब से दूध ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि बच्चा आ रहा है। देखो, बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही होना चाहिए, पूरा माने ज्यादा होना चाहिए।
और जब तक वे लोग यहाँ रहे तब तक तू चौका बर्तन करके यही रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चे का साथ रहेगा। मतलब नर्मदा सिर्फ किचन का काम करके चली जाती थी, तो यहाँ पे नर्मदा को बोल रही है जब तक बच्चे लोग हैं, सब है, रामेश्वर लोग हैं, तो तुम भी यहाँ रुक जा। घर में ये तो हो गया, देने लेने की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर को कहूंगी तो वो 5 दे। माने रुपया का टेंशन मत करना, तुमको रुपया पूरा देंगे, अगर मैं रामेश्वर को 1 बोलती हूँ तो वो ज्यादा देंगे। कुछ तो गाठिया गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों में अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। पहले एक्साइटेड थी ना, झूम रही थी, बट 2 चीज है, आएगा 2 चीज है जिससे उनका उत्साह तोड़ दिया। बोलो क्या? एक तो गठिया का दर्द और एक नर्मदा जो इतना बात। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ ना कर सकी, बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरिया याद करके गुनगुना रही है। भूली बिसरी माने जो लोरी वो भूल चुकी है उसको वापस याद करके गुनगुना रही है। धीरे धीरे रात अंधकार में उनकी मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने से पहले ही उठ बैठे। माने धीरे धीरे होता ना, इतना एक्साइटेड था, सुबह हुआ नहीं उससे पहले ही उठ के बैठ गई, बच्चा आ रहे भूख। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया। यूजुअली क्या होता है जब हम लोग एक्साइटेड होते हैं ना, कोई बॉडी पेन है हम लोग का, तो हम लोग को फिजिकल पेन फील नहीं होता है, वो मन के एक्साइटमेंट के कारण। और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसी जाती रही। हमारे होता है ना, इतना ठंड है उसको वो भी फील नहीं हो रहा है, क्यों? बेटे पोते से मिलने की। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाए गए। साथ छोटे बच्चे का था, दूध तो गर्म करके रख ही दिया, फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत है। कौन दोनों? बेटा और बहू को तो बोलते सब कुछ रेडी कर दिए। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला? दूसरा चूल्हा भी जला दो, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिएगा। हमारे सोच रहे सब रेडी रख रही है, नहाने को गर्म पानी, चाय, तो ये सब याद रखना वो क्या क्या की। दूध गर्म, चाय, छोटा बच्चा के लिए दूध गर्म करके रखना, फिर गर्म पानी करके रखना, चाय देना, सब कुछ रेडी। उस कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरते हुए अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। गर्म करना माने कि माने इतना ठंड है उनको ठंड नहीं लगे बोलकर गर्म करने वाला वर्ड ऐसे दिया गया है। फिर सोचा क्या लगे हाथ तरकारी भी काट दू, तरकारी माने सब्जी, सब्जी भी काट, नहीं तो वह इधर। नेक्स्ट पेज का जस्ट 1 सेकेंड। फिर देखो गाइस, फिर है तुम बड़भागी, 1 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो हम लोग का 1 सेकेंड, बस हम इसको सेट कर। दिस 1 सेकेंड। तो तुम ये तो अपना था, ये 4th, ये नेक्स्ट पेज है, इसके पहले हम लोग का है गाइस, ये है, ये आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। 3 बरसों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी दो घड़ी उसे बात भी नहीं करूंगी। इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देगी। इनका माने इनके पति से मतलब कि मेरा जो पति है वो क्या होगा कि थोड़ा बात करके चला जाएगा, मेडिसिन के शॉप में वो वही काम काम वाम करता है वहीं पे। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इनका क्या है, मेरा बेटा आएगा तो मुझे तो उनके पास बैठ के बात करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो तरकारी भी कर दे। अब क्या करे, अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि जिससे प्रतीक्षा का बोझल क्षण महसूस ना हो। अपने को होता है ना, इंतजार जब करते तो एक वो लगता है कि यार बहुत बोझ वाला लग रहा है, तो बोझ वाले पल को उनको हटाना। पर समय जैसे बीत ही नहीं रहता, तभी दूर कहीं घड़ी के घूंघरों की आवाज आई और टांगा अम्मा के घर के सामने रुका। कैसे आया था? टांगा में आया था, ठीक है। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद में उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से वे बच्चे को छीन रहे। मतलब कितनी एक्साइटेड हो गई थी, और ऐसे छीनी अपने बेटों को, जैसे क्या कर रही है बोलो, किसी चोर के हाथ से छीन रही हो, ऐसे करके बता। फिर उसके बाद है, 1 सेकेंड, अच्छा, टांगा रुक गया, झपट कर वो छीन और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ की घेरे में लपेट लिया। माने एक हाथ में बच्चा है और एक हाथ में कौन है, आशीर्वाद दे रही है अपने बच्चे को। बच्चा एक एक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा। होता है ना, इतना जोर से दबा दी उसको कि रो ही दिया बच्चा। शारीरिक कष्ट माने शरीर का कष्ट, और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा जैसे यूजुअली बच्चे करते हैं।
वो उसके आंसू पोछने लगे और उनकी अपनी आंखों में भी आंसू की धारा बहने लगी। क्यों? वो बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाए, इसलिए खुद भी रोने लग गए। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं। माने क्यों रो रहे हैं, वो उसका रीजन भी दे रही है बूढ़ी अम्मा कि अभी मुझे नहीं पहचानता है ना, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। एक बार मुझे पहचानेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया, माने ऐसे बुराई या निंदा से करते हुए कि बहू जो खड़ी थी वो ले ली। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है, माने अब सेकंड बेबी भी होने वाला है। बहू ने झेपते हुए उत्तर दिया, झेपते माने शर्मा कर, यह अभी लिखने की बात है अम्मा, फिर जरा रुकते रुकते कहो, मानो कहते कहने का साहस बटोरिए। अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगे, जैसे भी हो मैं यहाँ हूँ, तब तक आप इसे हिला लीजिएगा, मैं तो इसके मारे ही परेशान हूँ। दो दो को तो इसका मतलब है दूसरा बच्चा और है, साथ में संभाल नहीं पाएगी, तो आप बच्चा को रख लेना। ऐसे करके वो अम्मा आप फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही है उस पर विश्वास करे या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम कह क्या रही हो बहू, बेटू को मेरे पास छोड़ोगी? मेरे पास सच है भगवान, तुम्हारी सब साथ पूरी हो। साध माने इच्छा। माने वो इतनी खुश हो गई, अम्मा इतनी खुश हो गई कि वो ऐसे दुआ दे रही है, देखो तुम बड़भागी हो, माने तुम्हारा बहुत भाग्य बढ़े, मेरे सूने घर में एक बच्चा रहेगा, मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। फिर वे एकाएक रो पड़ी, तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकालकर बंबई भेज दिया। मैंने रामेश्वर बॉम्बे में जा रहता है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो मैं अपने कलेजे को कहाँ भेज दी? बॉम्बे में। रामेश्वर के बिना घर का तो मसान जैसा लगता है, माने जैसे अपने नहीं होते जहाँ पे दफनाते हैं मर्दों को, वैसा घर लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं अकेले पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ सो मैं ही जानती हूँ। माने जो मेरा पति है उनको तो कोई खबर ही नहीं है, वो क्या करते हैं, वो माने चले जाते हो श्रद्धालय, ये सब नहीं होता है, अपना काम करते रहते हैं। तो मेरे लिए पूरा दिन बीतना बहुत मुश्किल हो जाता। भगवान तुम्हें दूसरा बेटा दे, तुम उसे पाल लेना, मैं समझूंगी तुमने मेरे रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया। पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं, मैं माने वैसे हो जा रही है, अभी हड़बड़ा गई कि अब बच्चों को लेकर मत चली जाना, बेचू को एकदम भी नहीं तो मैं ऐसे कर। तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई से प्रवेश किया, माने किचन में आया, किचन से आया, मैं आया। अम्मा एक अंगीठी जरा इधर रख दो, माने आग जिसमें जलता है ना, जिससे गर्मी हमें लगे बॉडी में, ठंड का मौसम है इसलिए बोले अंगीठी रख। बंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही चली गई है, यहाँ तो नहाते ही जल गया, मैंने इतना ठंड लग रहा है भाई अंगीठी रख दो, हीटर टाइप्स। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी, तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम तो कुछ भी गर्म कपड़े नहीं पहन रखी हो, सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी। माने केयरिंग नेचर है थोड़ा इसका कि माँ तुम कुछ पहन क्यों नहीं रखी हो अच्छा सा वुलन कपड़ा। फिर तुम्हें गांठिया का भी तो तकलीफ है, ऐसे कैसे चलेगा, ना हो तो बनवा लो कपड़े, रुपए मैं दे दूं। माने रामेश्वर के पास कोई रुपए की कमी नहीं है, तो बोलते रुपए मैं दे देता हूँ अगर कपड़े वैसे तुमको दिक्कत हो रहे तो। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने कह दिया कि बेचू अब मेरे पास रहेगा, तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे फोकस करिए कि बेचू अब से मेरे पास रहेगा। अरे हम सभी ही तो तुम्हारे, अम्मा बोलो नहीं है, परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला। परिहास माने मजाक। हो क्यों नहीं, मेरे नहीं तो और किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा बोली। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशा लेकर आए, वैद्य जी आए खाली शीशे लेकर। अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो दो को कैसे संभालेगी? जो वैद्यराज है वो कौन है? पति है। तो ऐसे बोल रहे वैद्यराज जी कुछ खाली शीशा लेकर आए तो वो बता रही। और फिर पहले बच्चे पर तो यो भी दादी का हक होता है, मैंने पहला बच्चा पुराने जमाने में ऐसे ही बोलता था, जो पहला बच्चा है वो दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई, गति माने स्पीड, बूढ़ा हाथ था बट एनर्जी देख रहा पूरा। और वे अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। कौन महसूस नहीं कर रही थी तकलीफ? बूढ़ी अम्मा कुछ भी अब तकलीफ महसूस नहीं कर रही। क्यों? एक्साइटमेंट की, वाओ मेरा बेचू अब मेरे पास रहेगा। उनका लोनलीनेस दूर करने का एक उपाय आ गया। फिर उसके बाद देखो, दोपहर को नर्मदा से भी अम्मा, एक से भी अम्मा ने कहा यही चीज, देखो बहू तो फिर बच्चा, बहू को फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो दो को कैसे संभालेगी? सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तुम ही रखना पड़ेगा। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था, मैंने अपने बहू का फेवर करके बोल रही है कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ, ऐसे समय में घर के ही लोग काम ना आएंगे तो कौन आएंगे? तो ऐसे सॉर्टेड कर दी कि वाओ, अपना रीजन भी बता रही कि मैं रखने के लिए भी रेडी हूँ, बहू ने ऐसे कहा है।
इसके बाद घर में जो कोई भी आया यही खबर सुना रही है, खुश हो गई ना। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि फिर किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए, फिर माने चेंज हो जाए बहू का मन, तो शर्म के मारे वो अपना इरादा ना बदले। होता है ना, सबको फैला दिए, तो अब सामने वाला अगर चेंज भी करना चाहता है अपना विचार तो नहीं कर पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसका नून राई करने में बीता, मैंने नजर उतारी उसको बस खिलाया। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती है, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नजर से देख जाए तो लेने के देने पड़ जाए, माने ये नजर वजर पे बिलीव करती है कि बच्चे को नजर लग जाए। बेटू को लेकर उनके शीतल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया। शीतल माने कमजोर, नीरस माने बिना रस का, एकदम कोई जीवन था तो एक उत्साह नहीं था, तो अब उत्साह आ गया, एक्साइटमेंट। घुटनों के दर्द के मारे कहा तो वे अपने शरीर का बोझ नहीं ढो पाती, और कहा वे बेटू को लादे फिरती है। इसमें एक इनर क्वेश्चन है कि जब मन खुश रहता है ना, तो हम लोग बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम, फिजिकल पेन को हैंडल कर लेते हैं, जैसे आप बूढ़ी माँ कर। शाम को उसके हाथ साथ आंख मिचौनी खेलती, बेटू को घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था, होता है ना, पोता को खिला रही है तो खुद का बचपन आ गया जैसे। देखने वाला अम्मा के पागलपन पर हंसता, सबको पागल लग रही थी, क्या कर रही है, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों से लादे फिरती हो, यो ही तुम्हारे घुटनों में दर्द है तो बिगड़ पड़ी। बिगड़ पड़ी माने गुस्सा कर रही है, कैसी बात करता है रामेश्वर, उसमें भी कोई वजन है तो उठाना भारी पड़े। फूल जैसा हल्का है, माने अपना बच्चा जितना भी मोटा हो तो उसको मोटा फीलिंग नहीं लगता है माँ दादी को, तो वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं फूल जैसा हल्का है। खाली खाली दोनों बेला मिलके टोक दिया। दोनों बेला माने जब इवनिंग होता है ना, एक वो 5:45-6 वाला टाइम बोलते हैं ना, दिन ढल रहे और शाम हो रहे, उसको बोलते हैं दोनों बेला। तो उस टाइम हमें प्योर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, बोलते हैं जो बोलते हुए सब छूट जाते। तो यहाँ पे भी सेम है, माँ बाप की नजर सबसे ज्यादा लगती है, तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। ठीक नहीं रहता माने बीमार रहता है। निश्चय समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नहीं थे। ऑब्वियसली नया है ना, बच्चे नहीं थे कोई। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था, जब बच्चा रोया दूध पिला दिया, यूजुअली ऐसा होता था। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, ये बात तो एकदम नहीं थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, यूजुअली जो मदर्स करती है। उसके बाद ग्लास से पिलाती थी या शीशी से। देखो उसके बाद या शीशी का, एक सेकेंड ना, या शीशी का नखरा उसे ये नहीं था, देखो। या शीशी का 1 मिनट, 1 मिनट, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सही है लिखा हुआ दीदी। है, शीश, हाँ हाँ, या शीशी का नखरा उसे जमाने में था ही नहीं, मैंने उस जमाने में, पुराने जमाने में। और होगा भी तो शहरों में, शहर में ऐसे होता है ना, गांव में तो यूजुअली ऐसे कुछ भी नहीं। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी, जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी, 20 ईयर्स का घड़ी जो उनके वर्क प्लेस पे रखा था, वहां से नर्मदा से, रमा से ये बोलकर लगवा ली। देखो, बट रमा से बड़ी लगन और तत्परता से जिद करके, वहां पे एक इंसान थी, उसको बोलती है कि जाओ लेकर आओ मेरी दीवार घड़ी, ताकि घड़ी देखकर टाइम सीख जाएगी और बच्चे को दूध पिलाने का टाइम पता चल। देखो, उतरवा के घर में लगवाई और घड़ी देखने सीखी। उनके एकाएकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था, हमारे खुद के जीवन में टाइम का कोई वैल्यू नहीं था। ना पति को दफ्तर जाना पड़ता था, ना बच्चों को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े, पर अब एकाएकी उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होगी। पहले नहीं था, बच्चे आने से पहले कोई भी आवश्यकता, बट अब जब से बेटू आए हैं, तब से घड़ी का भी आवश्यकता हो गया। यो तो उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए, ये उनको वह कभी नहीं भूली। माने दूध का समय समय होता है ना, 2-2 घंटा पूरा याद था उनको, कभी भी नहीं। शुरू शुरू में उन्हें यह सब अटपटा लगा, अजीब, पर फिर भी वे सारा काम बहुत सतर्कता माने अवेयरनेस के साथ करिए, जैसे कोई बड़ा कार्य कर रही है। शीशी में दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था, होता है ना, ऐसे ऐसे भर रही है तो ऐसे ऐसे कांप रहा उनका हाथ, और दूध बाहर गिर जाता। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती, होता है ना, अपने कोई सम नहीं बना पाई तो नहीं होता है कि ये तो सिली मिस्टेक हो गया, ऐसे हो गया, वैसे ही बूढ़ी माँ दूध नहीं डालने के लिए ऐसे अपना कुछ बोलती थी, पेश करती। बहुत जल्दी से उक लूंगी बहू, जरा सा हाथ कांप गया है। फिर शीशु का मुंह भी कितना छोटा है, रीजन। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वे कह रही कि इतनी छोटी सी गलती के कारण तुम बेटू को मत ले जाना, इसीलिए वो ऐसे से।
20 दिन जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया तो प्रयाण क्या माने चली गई, तो बेटू ने जिद की ना, ना रोया, माने बेटू ना रोया मम्मी के पास आना है या कुछ। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं होता, ना कोई रोक टोक नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को अच्छा लग रहा था। नियंत्रण माने इतना कंट्रोल माँ रखती थी, बट दादी तो कुछ नहीं रखती है, प्यार करती है। बहू चली गई, अम्मा ने निश्चिंता की सांस लिया कि थैंक गॉड बेटा मेरे पास। महीना बीतते बीतते खबर आई कि बहू को दूसरा लड़का भी हो गया। अम्मा की एक्चुअली मायके क्यों गई, क्योंकि बोलते हैं बच्चे मायके में होते हैं, इसीलिए वो चली गई, क्योंकि वो डिलीवर करने वाली थी ना। महीना बीतते बीतते खबर खबर आई कि दूसरा लड़का हो गया। अम्मा की छाती पर से जैसे कोई भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उनके मन में चुभा करता था, वह भी निकल गया। बेटू अब मेरा, पूरी तरह मेरा है। यह भावना उसी दिन पूरी तरह उसके मन में जम गई। एक्चुअली रमा उसकी बहू का नाम है, तो यही बोल रहे हैं कि एक कांटा जो रमा चली गई थी, तो था ना कि रमा अगर थी तो हो सकता है कि बेटू को ले जाती, बट रमा जब चली गई अपने पियर, फिर भी बेटू इनके पास है, तो ये प्रूव करता है कि बेटू अब इनसे हिल मिल गया है। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए। बॉम्बे जाने से पहले अम्मा सारे मोहल्ले की औरतें को दिखा रही थी, देखो मेरा बेटा ये लाया ये लाया। जो कोई आता उसी को कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, कौन, मेरा बेटा। ना आगे की सोचता है ना पीछे। फिर देखो, उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लौटा दे, लाख मना करती हूँ, पागल ने एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहनकर कहाँ जाऊंगी, पर वह क्यों सुनने लगा। उनके झूरिया भरे चेहरे पर चमक आ जाती, मैंने प्राउड भी फील करी ऐसे डांट डांट के कि वो सुनता नहीं है, बट झूरी भरा चेहरा बट ग्लो आ जाता। और वे आंखें मूंदकर अपने बेटे की चिरायु होने की कामना करती, आंख बंद करके प्रे करती कि लंबा आयु, चिरायु माने लंबा आयु हो मेरे बेटे का। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया, क्योंकि बेटा तो बेटा ही होता है। तो बेटे जाने का दुख हो रहा है। हिचकिया लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, ये 3-3 बरस तक घर का मुंह ना देखने वाली बात नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आया ही कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, किसी दिन भी आंखें मूंद रह जाएगी तो मैं सूरत, मेरी सूरत को देखने को तरसेगा, माने मैं मर जाऊंगी फिर आएगा, कैसे बोला। सो कम से कम अपनी इस बूढ़ी माँ को। पर आगे भी कुछ नहीं कह सकी, बस फूट फूट कर रोने लगे, इमोशनल हो गए। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के टांगे को तब तक देखती रही, माने जो टांगा गाड़ी होता है वो जा रहा था तो तब तक देखती रही जब तक वे आंखों से ओछल नहीं हो गए, उछल माने दूर। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया, बेटू तो उनके पास से तरह से चिपका। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, बहू आई शायद बेटू को देखने, पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया, क्योंकि बेटू अब पूरा अलग हो गया था। तो रमा को एकदम गुस्सा आया। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे अब वह देख रही है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। सामंजस्य माने सेम सेम चीज। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौलता था कि बच्चा इतना जिद्दी हो गया है। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चढ़ता रहता, चढ़ता माने छोटा छोटा आइटम्स नहीं होता, खाते रहता था। रात में सोता तो दादी माँ के दोनों अंगूठे पकड़ के सोता, और जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तो सोता नहीं। तो ये सब पढ़ना कि क्या क्या करता था वो बच्चा। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़ के पीछे पीछे घूमता और शाम को गली मोहल्ले की गंदे गंदे बच्चों के साथ खेलता। ये वर्ड किसका है, रमा का, उनकी बहू का, कि गंदे गंदे बच्चों के साथ खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है, माने तो पढ़ी लिखी लड़की है ना, तो उसका बच्चा ऐसे निकल गया तो हार्ट अटैक ही आ जाए इंसान को। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकलता, फेरी वाला माने जो सामान ले लेकर घूम घूम के बेचता है उनको बोलते हैं, तो बोलता निकलता, उससे बेटू कुशा को जरूर खरीदता, ना दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता और मचल मचल के सारे आंगन में लौटता। लौटता माने लेट जाता, जैसे यूजुअली बच्चे करते हैं। पहले तो जिद्दी कर लेते हैं माँ बाप बच्चे को, फिर बच्चा जब जिद करता है तो नहीं होता है कि लेट जाता है, सब करता है वैसे। आखिर रमा को जबान खोलनी पड़ी, अम्मा आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा, ऐसे करके। फिर देखो, दादी माँ ने हंसते हुए बड़े सहज भाव से कहा, सहज माने एकदम सिंपल भाव से कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता है बहू, रामेश्वर भी ऐसे करता था। यह तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है, मैंने प्राउड फील करिए, देखो मेरे बेटे पे। समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा, यही तो उम्र है जिद करने की, साल 2 साल और कर लो फिर अपने आप सब कुछ छूट जाता है, क्या छूट जाएगा सिर्फ। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे हुए बेटू के बालों को उंगलियां चला रही थी ऐसे। ये तो हो गया। रमा खून का घूंट पीकर रह गई, गुस्सा आया रमा। रमा की इच्छा हुई कि बेटू को अपने साथ लेती जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता, छोटे बेटे का नाम पप्पू, तो बोलते 1 साल का था वो, इसको इतना परेशान करता था पप्पू कि दोनों को एक साथ रखने का साहस नहीं।
बम्बई जाते उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाना आरंभ किया। बॉम्बे गई ना तो लेटर्स लिखती थी बहुत हार्श वर्ड से। जैसे ही वह 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया। कौन 4 साल का हुआ? बड़ा बेटा। अम्मा अब उसे वहां के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दो, कम से कम कुछ तमीज सीखेगा, मैंने डिसिप्लिन सीखेगा। चिट्ठियां पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बुरा गया, भला 4 साल का दूध पीता बच्चा स्कूल जाएगा? गाँव के लोग ऐसे पहले सोचते थे। वही रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का डरा अपने ढंग से चलता रहा। माने रमा पत्र लिख रहे बट अम्मा नहीं सुन रही थी, अपने वे से चला। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल को पप्पू को लेकर आए, क्योंकि पहले पप्पू 1 साल का, तब 3 साल का हो गया, 2 साल बाद आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविता सीख ली, बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीना पहले ही रमा ने वहां के अंग्रेजी स्कूल से भर्ती करवाया था। कितने? 2 महीना पहले। पर बेटू वैसा ही था जैसे रमा छोड़ के गई। उम्र में वह जरा बड़ा हो गया, बाकी सब कुछ पहले जैसा। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ लेकर ही जाना है। यही हाल रहा तो इसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। माँ है तो केयर भी करिए, यह भी कोई ढंग है भला? ऐसे अम्मा को बहुत बड़ा दुख होगा, फिर बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता, वो अम्मा को छोड़ के कैसे रहेगा? ये सारी बात ही सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे, माने इस टॉपिक को, कि नहीं इसके पास ही रहे, अम्मा को दुख होगा। अम्मा को दुख की बात मैं मानती हूँ, रामा ने आवेश में कहा, आवेश को दबाते हुए, माने गुस्से को दबाते हुए कहा। पर जब मैंने उन्हें स्कूल में डाल देने की बात कही तो उनसे हुआ नहीं। जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं है। अब इनको 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य थोड़ी ना बिगाड़ेंगे, बहू ऐसे बोल दी। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में था, ना पत्नी का सुन रहे ना उसका। देखो उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता है, सार माने मीनिंग नजर आ रहा है, और वह अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़ के बॉम्बे लौट गया। बोला तुम देखो माँ देखी, रमा कभी मिठाई दिलाकर कभी टांगे में घुमाकर बेटू को अपने साथ हिला रही है, माने मिक्सअप करा है। बेटू को टांगे में घुमाने का बेहद शौक था जो कम ही पूरा होता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए बेटू को ले जाने का प्रस्ताव, माने प्रपोजल रखेगी कि बड़ा बेटा को भी लेकर जाओ, ऐसे प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना उनके पैरों तले जमीन सरक गई। क्या सुना? कि बेटू को लेकर जाए। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था तब भी एकाएक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम जब रखा तो भी समझ नहीं आया, जबकि बेटू को अपने पास रखो, अब ले जाने की बात नहीं समझ। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी विश्वास नहीं। फिर भी कांपते स्वर में कहा, कैसी बात करती हो बहू, मेरे बिना वह पल भर भी नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया फिर भी जब मैं कौन नहीं देती, हाथ से नहीं खिलाती, तब तक नहीं खाता। सो एकाएक मुझसे दूर कैसे? ऐसे करके बोली। इतना देखो